तो एग्जाम के नाम से अभिभावक और बच्चों दोनों पे ही दबाव आता है, लेकिन अभिभावक की थोड़ी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए उन पे थोड़ी एक्स्ट्रा बर्डन उसमें हो जाती है। एग्जाम के समय उन पे बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव रहता है कि मेरे बच्चे ने पूरी साल पढ़ाई की, उसकी एग्जाम का क्या रिजल्ट होगा। अगर कोई आईएएस नहीं बन पाया तो अपने बच्चे को वही आईएएस तो वो बनाना ही चाहेगा। परीक्षा को लेके जितना बच्चे को मतलब एक रहता है उसका जिम्मेवारी का, उससे कहीं ज़्यादा टेंशन उसके माता पिता को रहती है। अभी हम जनता की राय सुन रहे थे और जनता से हमने एक सवाल पूछा है दर्शकों से कि क्या बोर्ड एग्जाम ही ब्राइट फ्यूचर की गारंटी है। हालांकि बहुत सारे लोग अपनी राय दे रहे थे कि किस तरह का प्रेशर होता है और क्यों प्रेशर होता है। इस पर इस राय क्या रहेगी जनता की, दर्शकों की क्या राय होगी, ये हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में देखेंगे। लेकिन अभी इस समय हमारे साथ है खास पैनल विशेषज्ञों का। पंत साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लाइफ के मेरिट होल्डर्स चाहिए, लेकिन अभी जो जिक्र कर रहे थे, जिसको हमने पहले भी कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों से भी ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, तो इस प्रेशर को कैसे कम किया जाए? क्योंकि पहले पेरेंट्स पर प्रेशर कम हो जाएगा तो बच्चों पर अपने आप कम हो जाएगा। सबसे पहला प्रेशर है रिलैक्स। अगर आपके बच्चे के 90% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, क्योंकि पूरा पड़ोस में भी तो रहते हैं, पड़ोसी का बच्चा है ना 92% पर आता है, उससे चल रहा है टेंशन पूरे देश में कि अभी नंबर आधारित शिक्षा तंत्र जा रहा है और बच्चे वही सफल हो रहे हैं जो ओवरऑल लाइफ के अंदर टॉप कर रहे हैं। इसलिए रिलैक्स हो जाइए, बेस्ट उसको करने दीजिए अपना। हाँ, दादी माँ की टेक्नोलॉजी बड़ी काम करती है, उसको चाहे पढ़ना लिखना ना आए, लेकिन वो एक दूध का गिलास हाथ में लेकर के पीछे खड़ी हो जाती है और बोलती है यस यू कैन डू इट, हाँ बेटा तू कर सकता है। ये ज़रूर कीजिए, उसको आत्मविश्वास मिलेगा। 4 न का फार्मूला दूंगा, न नहाना, न नमक, न नींद और न नींबू पानी। ये 4 चीज़ें अगर वो प्रॉपर लेंगे इन दिनों, उनको मदद मिलेगी। नाथावत साहब, एक और नए हमारे साथ हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है और ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। आज तो 2014 हो गया, 2014। 1982 1982 में अमेरिका की एक बहुत बड़ी जर्नल, अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोथेरेपी, तो उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था और वो अपनी इन सब चीज़ों को देख के मेरे कांटेक्ट में कुछ 4 पेशेंट्स थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया अलग अलग तरह से। और एक आदमी एक सुसाइड इसलिए कर लिया, बच्चे ने, कि वो 10th पास नहीं हुआ। 10th ऐसा लगता था कि चांदपोल गेट अंदर ही नहीं घुस सकते। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसका नाम रखा परफॉर्मेंस सुसाइड। इसके लिए जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, इसके लिए जिम्मेदार प्रिंसिपल हैं, इसके लिए जो आज का सिस्टम और आज पूरी तरह से अच्छी तरह देखने को मिलता है। ये परफॉर्मेंस सुसाइड का क्या कॉन्सेप्ट है? पेरेंट्स कहते हैं देख बेटा मेरी तरह तू डॉक्टर बनेगा, देख बेटा इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा। तो आपने उसमें क्या किया कि एक वरी एंजाइटी इंड्यूस कर दी बच्चे में। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी, सिचुएशनल एंजाइटी वो हो गई, उसी के अंदर वो काम करता है। जब वो काम करता है तो न तो कंसंट्रेशन होगा, न उसका अटेंशन होगा, उसकी पूरी साइकोलॉजी, उसकी सारी थिंकिंग सब चेंज हो जाएगी। और वो सोचेगा, उसको लगेगा कि लॉस ऑफ परफॉर्मेंस, फियर ऑफ फेल्योर। अब क्या मुंह दिखाऊं मैं? इसलिए सबसे अच्छा है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और वो परफॉर्मेंस सुसाइड। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस परफॉर्मेंस सुसाइड? टू बिगिन विथ पेरेंट्स, टू बिगिन विथ कंपेयरिंग। सारी अनहैप्पीनेस का एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? यू कंपेयर विद अदर्स। पास में रहो और उससे क्या मतलब है? तो सिंपल देखिए, छोटा सा फार्मूला 2 ही बातों का पेरेंट्स के लिए, नॉट टू जज बट टू ऑब्जर्व। यू कैन एक्ट बट नॉट रिएक्ट, एंड लाइफ इज नॉट to solve the problems, but it is mystery to believe in, and let's see what happens. Yes sir. This does not mean that you should not deal your children, but at the same time there has to be room for ambiguity. हमारे साथ बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। नागौर से मोहम्मद सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं। सिद्दीकी साहब, आपका क्या कहना? देखिए सर, मैं खुद टीचर हूँ जी, और आज जो ये आप कह रहे हैं साहब बोर्ड परीक्षा संवारेगी, कल ये जो टाइटल दिया है जी, इससे बच्चों का कोई संवरने वाला नहीं है भविष्य है जी। मैं मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बच्चा 12वीं करने के बाद में सीधा रोजगार से जुड़ जाए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जी। 12वीं 10वीं और 12वीं के अंदर दोनों साल के अंदर बच्चे को टेक्निकल कोर्स करवा करके उसको रोजगार से जोड़ना चाहिए जी। देखिए आज जो देश के अंदर सिद्दीकी साहब, हम तो बच्चों को कलेक्टर बनाना चाहते हैं सर, हम तो बच्चों को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, आप टेक्निकल लाइन में डालना चाहते हैं। 5% बनेगा सर, बाकी 95% का क्या होगा? 95% बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं,
और MSc किया हुआ बच्चा प्राइवेट स्कूल के अंदर, जी मेरा रिश्तेदार केवल 8,000 में नौकरी कर रहा है पिछले 5 साल से। जी बहुत और इस कंपटीशन के दौर में जो बाकी के जो बच्चे छंटनी हो जाते हैं, जी मेरा निवेदन ये है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि 10वीं और 12वीं में टेक्निकल एजुकेशन देके बच्चा डायरेक्ट रोजगार में लग जाए। जी बहुत शुक्रिया। सक्सेना साहब, मैं वर्मा साहब के पास आऊँगा, लेकिन आपसे पहले जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे नाथावत साहब कह रहे थे, पंत साहब कह रहे थे, इसका एक तरीका तो ये लगता है कि हम जंगल में रहने लग जाएं, क्योंकि जब तक पड़ोसी रहेंगे तब तक तो ये टेंशन खत्म नहीं हो सकता। देखिए, ये स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ही ये है कि उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद क्यों है। हाँ जी, यही एक सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण होता है। इस स्ट्रेस को हमें हटाना होगा। जी। जो पेरेंटल प्रेशर और पीयर प्रेशर जो बच्चे पर हमेशा के लिए रहता है, उस प्रेशर को जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक बच्चा खुल करके अपनी बात को नहीं पुट अप कर पाता। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, वो अभी भी कुछ हद तक मेमोरी बेस्ड है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो यू वोंट गेट द मार्क्स। या मैंने अगर जो चैप्टर पढ़ा उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको उसको कर दूंगा और अच्छे मार्क्स मेरे आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ये जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हमें चेंज करना होगा। जैसे कि अभी सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि वोकेशनल एजुकेशन पर हमें जोर देना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि होता यही है कि हम अपने बच्चे को हमेशा इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और मैं एक आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टेनो की पोजीशन के लिए आज 170 एप्लीकेशंस जो आई हैं, उसमें से 35 एप्लीकेशंस में बीटेक किए हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो आए हुए हैं। ऐसी इंजीनियरिंग को पढ़ा करके आप क्या करवाना चाहते हैं बच्चे से? और क्या उसके ऊपर प्रेशर, फिर वो स्टेनो भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो स्टेनो भी नहीं बन पाएगा, फिर वो उस लायक भी नहीं रहता, पूरी तरह से स्टेनो भी नहीं बन पाएगा। और यही चीज़ मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को भी और आपसे भी कहना चाहूँगा कि हमें एजुकेशन ऐसी देनी चाहिए जिससे बच्चा अपनी ज़िंदगी में खुद के बलबूते पर आगे बढ़ सके। मैडम, आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप पेरेंट्स के साथ भी डील करती हैं, बच्चों के साथ भी, क्या आपको नहीं लगता कि ज़्यादातर बच्चों का प्रेशर जो है वो पेरेंट्स के ड्रीम जो हैं, जो अनफिल जो ड्रीम्स हैं, उसकी वजह से कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं कलेक्टर नहीं बन पाया, तो मेरा बेटा तो बने। और फिर माँ उसको दिन भर कहती है, देख तेरे पापा ने है ना खुद नहीं बन पाए लेकिन तेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स वांट टू लिव थ्रू द ड्रीम्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, ये तो बिल्कुल सही है। क्योंकि तो आप उनको कुछ एडवाइस करते हैं? जब हमारे पास भी पेरेंट्स आते हैं और बच्चे को मैं कहती हूँ कि नहीं साइंस मत दिलाइए, इसका एप्टीट्यूड नहीं है, तो पेरेंट्स नहीं, आप किसी भी तरह वो समझते हैं स्कूल ही ठीक नहीं है, नहीं कि आप किसी भी तरह दीजिए, हम करवा लेंगे, कोचिंग करवा देंगे, हाँ हम ट्यूशन लगवा देंगे, क्योंकि पेरेंट्स आजकल टाइम नहीं देते। वो चाहते हैं ट्यूशन दे दें, स्कूल में मैडम आप देख लीजिएगा। तो टाइम के साथ ये भी है कि पेरेंट्स को खुद को भी नहीं पढ़ा सकते यदि उनको इतना नहीं आता ना। नहीं, पढ़ाना नहीं भी हो, एक मेंटल सपोर्ट बच्चे को हर समय की उसके साथ रहें, उससे भी बच्चा काफी कॉन्फिडेंट फील करता है। वर्मा साहब, आपको लगता है जो सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, जो खुद भी टीचर हैं, कि वोकेशनल ट्रेनिंग पर या इस पर कुछ काम करना चाहिए? जो सक्सेना साहब ने भी कहा कि हम बीटेक जब बना देते हैं तो वो ना बीटेक लायक रहता है, बीटेक का जॉब नहीं मिल रहा उसको, और वो मिस्त्री भी नहीं हो सकता, वो लाइट ठीक करने का काम कर सकता है, मोहल्ले में दुकान खोल ले तो 50,000 रुपये 25,000 रुपये कमा सकता है, लेकिन वो कर ही नहीं सकता क्योंकि आपने बीटेक बना करके इंजीनियर बना दिया उसको। देखिए, जैसा कि आजकल हो रहा है कि 12वीं की परीक्षा जो है वो एक प्रकार से एंट्रेंस है। 12वीं की परीक्षा के आधार पर कई बार एडमिशन भी नहीं होते, हर जगह प्रवेश के लिए अलग परीक्षा देनी पड़ती है। तो ये तो डबल स्ट्रेस हो गया, पहले 12वीं का जी तो मेरी मान्यता ये है कि देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो क्या है कि शिक्षा को हमेशा रोजगार से जोड़ने की भी कोई वो नहीं है, क्योंकि शिक्षा एक रोजगार का एक जरिया हो सकता है, लेकिन शिक्षा में दोनों चीज समावेश होनी चाहिए, जीविकोपार्जन की भी होनी चाहिए, जीवन दर्शन होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अर्जुन जो है वो बहुत पारंगत थे, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में आने के बाद उनके पांव डगमगाए, उस समय उनकी सारी शिक्षा फेल हो गई, वहां केवल वो उनको जीवन दर्शन कृष्ण का काम आया। हमारा तो जीवन दर्शन ही जीविकोपार्जन है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि शिक्षा जो है, इसको केवल शिक्षा में एक अच्छे नागरिक बनाने की भावना की वजह से हम शिक्षा देते हैं, लेकिन इस शिक्षा के अंदर पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चे के एप्टीट्यूड को देखते हुए, जो हमारे साथ जैसे काउंसलर साहब, इनसे बैठ करके, इनसे चर्चा करके, इन सब चीजों को देख करके बच्चे के भविष्य के बारे में निर्णय करें। पेरेंट्स तो हम सब लोग हैं, हमारे अलावा किसी और पेरेंट्स की बात कर रहे हैं आप? नहीं, पेरेंट्स हम जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए हम हैं, हम अपने बच्चे में सब कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो उसकी जैसे काउंसलर्स हैं उसकी एप्टीट्यूड को देख करके क्या उसको सलाह देते हैं, उस सलाह के आधार पर हमें भी समझौता करना होगा, हमें समझौता करना होगा। दूसरी बात यह है कि जैसा अभी सक्सेना साहब ने कहा था
कि कई बार क्या होता है कि आज का जो पेरेंट है वो बच्चों को टाइम तो नहीं दे रहा है। जैसे हम लोगों के जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो हमारे साथ जो जुड़ाव था उस जुड़ाव की अपेक्षा की जा रही है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए टीचर जो पेरेंट्स हैं उनका जुड़ाव होना चाहिए, न कि वो खुद जो है काउंसलर बन जाते हैं। चलिए हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं जालौर से, देवेंद्र सुथार साहब। सुथार साहब, आपका क्या सवाल है? सर, शिक्षा प्रणाली की आप बात कर रहे हैं जी, तो जरूरी शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, इस पर अपने अपने दृष्टिकोण है जी। सर, ये मैं बताना चाहूंगा कि मैं 11वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ जी, और सर मेरा सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कि हाल ही में आपने समाचार पत्र में देखा होगा तो एक 2-3 जनों के मुद्दे प्रकाशित हुए। ये मुद्दे थे कि उन्होंने कॉपियां खुलवाई थी, कॉपियां में उनके नंबर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नंबर बढ़े नहीं, उनको सिर्फ नोट चेंज की, प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया दे दी गई जी। आखिर क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये संशोधन होना चाहिए कि ये प्रणाली हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? इसके उपलक्ष्य में मैं पूछना चाहूंगा आपके आए हुए मेहमानों से इस पर राय। जी, बहुत शुक्रिया। इस पर चर्चा करेंगे, आपके पास आएंगे वर्मा साहब ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटते हैं। हमारा खास पैनल हमारे साथ है, बहुत बड़े विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, तुरंत लौटते हैं। इस खास कार्यक्रम के लिए हमने जनता से सवाल पूछा था कि क्या ब्राइट फ्यूचर के लिए बोर्ड एग्ज़ाम कुछ मदद करते हैं। 92% लोगों का मानना है कि नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम का और ब्राइट फ्यूचर का कोई संबंध नहीं है। 92% लोग मानते हैं, ऐसा जनता की राय है, दर्शकों की राय है, जो हमें उन्हें फेसबुक पर, हमारे firstindianews.com पर और टेलीविज़न पर उन्होंने लगातार राय दी। उसमें 92% लोग, ज़्यादातर पेरेंट्स ही हैं जो मानते होंगे कि बच्चों के ब्राइट फ्यूचर का और बोर्ड एग्ज़ाम का कोई कनेक्शन नहीं है। मैडम, आपसे सवाल करते हैं, जब ये कनेक्शन नहीं है, जब हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, या तो कहीं ना कहीं कोई झूठ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो लोग जवाब दे रहे हैं वही तो आपको परेशान करते हैं। नहीं, अब राय बदल रही है। अब जैसे इंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, हम देखते हैं कि जो बच्चे स्कूल लेवल पे भी, कुछ बच्चे 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं, लेकिन उनमें कंप्यूटर स्किल्स इतना बढ़िया होता है। क्या आपको याद है कि आपने किसी बच्चे के स्किल देख के उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनाने की एडवाइस दी हो? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ किसी और प्रोफेशन में जाने की हाँ, नहीं, जैसे कुछ 2-3 लड़कियां थी हमारे पास, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ का स्ट्रीम अभी तक नहीं था, लेकिन स्कूल में मैंने उनको नोटिस किया था, तो पेरेंट्स को मुझे 2-3 दिन तक काउंसिल करना पड़ा कि नहीं, आप प्लीज़ इसको कॉमर्स साइंस में मत डालिए, आप ये बहुत अच्छा हेरिटेज क्राफ्ट या इस तरह की चीज़ों में अच्छा करेगी। और बाद में पेरेंट्स ने आके कहा कि प्रिंसिपल तो क्लास टीचर से अटेंडेंस मंगवाते हैं कि ये जो बच्चे वॉलीबॉल खेलने जा रहे हैं, ये अटेंडेंस पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे इनका? नहीं, देखिए सर, सीबीएसई जब तक कि नेशनल ना खेलने लग जाए। नहीं, नेशनल खेलेंगे कैसे जब तक आप उसकी अटेंडेंस पर? सीबीएसई करिकुलम में ऐसा नहीं है सर। हमारे बच्चे जो खेलने जाते हैं क्लस्टर्स वगैरह में, हम उनको अटेंडेंस भी देते हैं, उसमें हमारे यहाँ 10th तक ग्रेड्स भी देते हैं। तो बच्चों को अगर 2 सब्जेक्ट में डी ग्रेड भी अगर मेन सब्जेक्ट्स में आए, लेकिन अगर वो खेल में अच्छे हैं या किसी और चीज़ में अच्छे हैं तो उनकी अपग्रेडेशन होती है। बच्चों की और पेरेंट्स की छोड़िए, क्या आप प्रिंसिपल हैं जी, ईमानदारी से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपने जो टीचर्स हैं, अपना जो स्टाफ है, उन पर क्या बात का प्रेशर बनाते हैं? अच्छे स्टूडेंट्स का, अच्छे रिजल्ट का? नहीं, अच्छे स्टूडेंट्स का ही मैं बिल्कुल ही नहीं, अच्छे रिजल्ट का भी। जो बच्चे अच्छे हैं उनको अच्छा माहौल दो, उनको एनकरेज करो, उनकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बस पढ़ाई को बंद, स्कूल में अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर पेरेंट्स तो अपने बच्चे ही ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो अच्छे बच्चे बने, इस पे भी काफ़ी हम असेंबली वगैरह में भी बच्चों को बातचीत करते हैं, इससे कि बच्चों में थोड़ी बदलाव। सक्सेना साहब, आपको लगता है कि करियर काउंसलिंग में भी कुछ बदलाव की जरूरत है? हम भी बहुत ही उसी पर चल रहे हैं, जहां से निकल कर आए बच्चे, 12th पास करके आए, तो आप भी वही राय देते हैं कि अच्छा इतने % मार्क्स आए हैं तो ये कॉलेजेज हैं, यहाँ पर जा सकते हो, ये एंट्रेंस दे सकते हैं, पहले एंट्रेंस दे दीजिए, फिर ये अच्छे कॉलेज हैं, फिर बॉम्बे जा सकते हैं तो मुंबई चले जाइए। फिर करियर काउंसलिंग में बहुत बदलाव की जरूरत है, और अब जो नए करियर काउंसलर्स आए हैं वो कभी भी परसेंटेज के बेसिस पर किसी भी बच्चे को किसी स्ट्रीम में नहीं भेजते। मुझे एक ने कहा, नाराज मत होइएगा, एक ने कहा कि करियर काउंसलर तो वो होते हैं जिनका खुद का करियर बना नहीं। हो सकता है कि उनका कहना सही हो कि जिनका करियर नहीं बना, लेकिन मैं, जहां तक मेरा सवाल है, मैंने अपने आप के साथ अपने बाकी और दूसरे जो देखे वो, उसमें हमने अपने आप को चूज किया इसके लिए, अपने आप को, क्योंकि मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, मैं सबसे पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में था, वहां पर मुझको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मैंने उसको छोड़ा, टीचिंग लाइन में आया। मैं 15 साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई एज ए कॉलेज लेक्चरर, उसमें भी मेरे को अपने आप से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैं मैडम यूनिथान से बहुत ज़्यादा प्रभावित था,
उनके बारे में सोचता रहता था। जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने इसके लिए भी अप्लाई किया एंड आई फॉर्चुनेटली आई गॉट सेलेक्टेड। इसलिए ये कहना कि आज के जो करियर काउंसलर्स हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनको और किसी जगह नाराज मत होइए, मुझे किसी ने कहा की बात नहीं है, ये ज्यादातर करियर काउंसलर्स के साथ यही है। आशुतोष जी जो हैं ये ऐसी स्थिति में है कि इनको करियर काउंसलिंग करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये करियर काउंसलिंग करते हैं क्योंकि इनका पैशन है ये, इसलिए नहीं कि इनका पेशा है। जी, इस बारे में मैं कुछ कहूँ जी, सॉरी टू डिस्टर्ब। नहीं जी, देखिए हॉलैंड देश का नाम नहीं है, आदमी का नाम है, अमेरिकन है। उसने 40 साल तक काम किया ये देखने के लिए कि बच्चे को करियर काउंसलिंग कैसे दें। सेल्फ डायरेक्टेड सर्च नाम का टेस्ट बनाया। वो सेल्फ डायरेक्टेड सर्च में बहुत सिंपल है, तो उसमें क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड सर्च जो SDS ये टेस्ट बनाया तो उसका राइजेक क्या है, बच्चा अगर रियलिस्टिक है, 2 2 4 जानता है, मैथमेटिकल स्मार्ट है, सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट लेवल बहुत हाई है, भेज दीजिए इंजीनियरिंग में। राइजेक आई इफ ही इज इन्वेस्टिगेटिव टाइप एंड ही हैज ए डेफिनेट ऑब्जर्वेशन, रिसर्च होती है इसके, जस्ट ए मिनट, राइजेक इन्वेस्टिगेटिव, इफ ही इज इन्वेस्टिगेटिव भेज दीजिए नेचुरल साइंस में। ए आर्टिस्टिक वो बहुत अच्छा है लेकिन उसका ध्यान जैसे वो बता रहे थे उसमें देखो तो उसको आर्ट में भेज दीजिए। आर्टिस्टिक राइजेक ए सोशल काउंसलर बना दीजिए, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बना दीजिए जहां वो बात कर सकते। राइजेक RIASE इंटरप्रेन्योरशिप, और उसके बाद में क्या है C कॉमर्स। अब इसके बेस पे सारी स्कूलों में कंपल्सरीली बच्चे को दे दीजिए, मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं है। जी पंत साहब, जैसे सक्सेना साहब ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि वो केमिस्ट्री पढ़ देते। केमिस्ट्री एक ऐसा शब्द है मुझे जो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे सिस्टम में हमारी केमिस्ट्री कहीं गड़बड़ा गई है, टीचर्स के और पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। पेरेंट्स सारी केमिस्ट्री का मजमू ये है, आप बच्चे को पढ़िए, बच्चे की टेबल अगर बिखरी हुई है तो ये मत हमेशा समझिए कि इसकी जीवन भी बिखरेगा। हम यहाँ साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, ये अच्छे से जानते हैं कि बिखराहट वाला व्यक्ति ज़्यादा क्रिएटिव होता है। जो मंजी पर बैठ करके ऊपर आसमान में तारे में नई नई आकृति देख सकता है, वो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। मैथमेटिक्स अच्छी होनी ज़रूरी नहीं है। पूरा शिक्षा का तंत्र बदलेगा और तब जाकर के होगा। सुगाता मित्रा बहुत बढ़िया एजुकेशनलिस्ट हैं, वो जब तमिल के एक स्कूल में गए और 6ठी क्लास की तमिल की बच्चियों को उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का लैपटॉप दे दिया और उसके 2 महीने बाद वापस आए तो पूछा भाई तुमने क्या सीखा, तो सब ने कहा हमें कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा मुझे मालूम था। अचानक एक बच्ची खड़ी हुई और बोली कि मुझे मालूम है कि ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको कैंसर का भी इलाज कर सकते हैं। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे, इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि बेसिकली टेक्नोलॉजी। और टीचर से पूछा कि तुम क्या पास हो, कि साहब मैं तो BA किया हुआ है, तो साइंस कैसे पढ़ाई? तो उन्होंने कहा मैं केवल पीछे खड़ी हो गई और बोली यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं साइंस से बाहर निकलना पड़ेगा और पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि वो बंदा क्रिएटिव है तो वो सक्सेसफुल होगा। परमा साहब, यस यू कैन डू इट, लास्ट बात है। ये बात सही है। अभी मैं बीच में एक और बात आई थी कि उन्होंने कहा था कि बच्चे के जो मार्क्स का था वो, तो उस बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि चूँकि 25,000 एग्जामिनर होते हैं, 19 लाख बच्चे अपेयर होते हैं, तो कहीं ना कहीं मानव भूल हो जाती है। और ऐसा नहीं कि वो सभी के साथ ऐसा होता है, ये हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो कॉन्फिडेंस लेवल जो डेवलप करने वाली बात है बहुत आवश्यक है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो प्रिंसिपल हों, चाहे पेरेंट्स हों। और मैं सोचता हूँ कि शायद समय के साथ बदलाव आएगा और हम ये सोचते हैं कि वो वक्त आएगा जबकि यही बच्चे जो आज एक ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति से निकल रहे हैं, इससे बाहर निकलेंगे और हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ कर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि बिग फाइट में हिस्सा लिया और मेरे जैसे आदमी का ज्ञानवर्धन आप लोगों ने किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बिग फाइट में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। सबकी राय यही है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए और यू कैन डू इट, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं।